ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक मेडिकल वॉर जोन की फाइल है। शेड्यूल H1 47 ऐसे ड्रग्स जो लीगल है, हॉस्पिटल में प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन गलती से लिए गए तो जिंदगी की स्पीड ब्रेकर बन जाती है। किसी को सेडेट कर देते हैं, किसी का लीवर स्लो कर देता है और किसी का सिस्टम पूरा शटडाउन कर देता है। आज मैं कोई सिलेबस नहीं पढ़ाने वाला, आज हम वो फाइल खोलेंगे जिसमें लिखा है ट्रूथ, साइंस, सर्वाइवल, बेंजोडाइजेपिन्स एंड जेड ड्रग्स, अल्प्राजोलम, डाइजेपाम, नाइट्राजेपाम, मिडाजोलम, क्लोराडाइजेपोक्साइड, जोल्पीडेम, एंजाइटी, इंसोमिया, पैनिक अटैक, इन सबके लिए सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स हैं बेंजोडाइजेपिन्स और जेड ड्रग्स। नाम सिंपल लगता है, अल्फ्रा झोलफ्लेस डाइजेपाम, पर मैकेनिज्म बहुत पावरफुल है और गलती हुई तो एक्सट्रीमली डेंजरस। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये ड्रग्स हमारे बॉडी में कैसे काम करता है। ह्यूमन ब्रेन में एक केमिकल होता है गाबा, गामा अमीनोब्यूटाइरिक एसिड। ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो ब्रेन के सिग्नल्स को स्लो करता है। जब गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स रिलैक्स होने लगते हैं, एंजाइटी और टेंशन कम होती है। बेंजोडाइजेपिन्स जैसे अल्प्राजोलम, डाइजेपाम इन्हीं गाबा ए रिसेप्टर के एक स्पेसिफिक साइट पर बाइंड करते हैं और क्लोराइड आयन चैनल का ओपनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ब्रेन और भी स्लो और रिलैक्स हो जाता है। जोल्पीडेम भी गाबा ए रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, लेकिन वो अल्फा 1 सब यूनिट पे बाइंड करता है, इसलिए इसका मेजर इफेक्ट होता है स्लीप इंडक्शन। बिना बहुत ज्यादा मसल रिलैक्स और एंटी एंजाइटी इफेक्ट के। आसान भाषा में ये दवाइयाँ ब्रेन के सिग्नल्स को स्लो कर देती है ताकि तुम्हें नींद आए और घबराहट कम हो। पर अगर ओवरडोज हो गया या अल्कोहल के साथ ली गई तो ये सिस्टम को पूरा शट डाउन कर सकती है। शेड्यूल H1 क्यों? इन ड्रग्स से टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, बॉडी उन पे डिपेंड हो जाती है और अगर बिना मेडिकल सुपरविजन के यूज हुआ तो विथड्रॉवल में सीजर्स, पैनिक अटैक और इवन डेथ भी हो सकती है। रियल केस, एक 22 ईयर ओल्ड नीट एस्पिरेंट ने अल्प्राजोलम 0.5 mg लेना स्टार्ट किया। एग्जाम के स्ट्रेस में डोज बढ़ती गई, 1.5 mg तक पहुंच गई थी। एक रात उसने थोड़ा वोडका भी ले लिया। सुबह उसके पेरेंट्स ने उसे अनकॉन्शियस पाया, ICU एडमिट हुई, जिंदा बच गई पर एग्जाम नहीं दे पाई। एक गोली जो स्ट्रेस कम करने के लिए ली गई थी, उसने उसका सपना खत्म कर दिया। जोल्पीडेम जैसी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स एक दिन स्किप करने पर भी विथड्रॉवल आ सकता है। ये तो सिर्फ एक ब्लॉक था, आगे आने वाले ड्रग्स तुम्हारे पेन को चुप कर देंगे, लेकिन साइड इफेक्ट में तुम्हारा दर्द परमानेंट भी बन सकता है। केस फाइल शेड्यूल H1 पार्ट 2, ओपियोइड्स एंड एंटीडायरियल्स, ट्रामाडोल, कोडीन, डाइफिनोक्सिलेट, पेंटाजोसिन, बुप्रेनोर्फिन। पेन किलर नाम के अंदर ही कंफर्ट है, लेकिन असल में ये वो दवाइयाँ हैं जो तुम्हारे दर्द को सिर्फ चुप करती है, ना कि ठीक। और जब वो चुप होता है तो तुम समझते हो ठीक हो गए हो। यही गलती सबसे बड़ी है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ट्रामाडोल एक सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक है। इसका मैकेनिज्म डुअल होता है, म्यू ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिज्म। ब्रेन में एक रिसेप्टर होता है, म्यू रिसेप्टर। जब ट्रामाडोल इस रिसेप्टर से बाइंड करता है, इट रिड्यूस द फीलिंग ऑफ पेन इन द ब्रेन, इनहिबिट्स सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रिuptake। इसका मतलब ये होता है कि ब्रेन में सेरोटोनिन और एड्रेनलिन ज्यादा टाइम तक एक्टिव रहे, दर्द का सिग्नल सप्रेस होता है। इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है? एडिक्शन रिस्क प्लस सीजर का रिस्क, अल्कोहल के साथ या ओवरडोज
ब्रीदिंग स्लो हो सकती है। अब देखेंगे कोडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कोडीन एक नेचुरली अकरिंग ओपियोइड्स है जो कफ सिरप में कॉमनली यूज होती है। बॉडी में जाके कोडीन लीवर के थ्रू मॉर्फिन में कन्वर्ट होती है। मॉर्फिन एक्ट्स ऑन म्यू ओपियोइड रिसेप्टर, जिसकी वजह से जो पेन सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते। पेन का जो सिग्नल्स है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन को नहीं पता चलता। साथ ही कफ रिफ्लेक्स सप्रेस करता है। अब देखते हैं रिस्क क्या हो सकता है। वेरी हाई एडिक्शन पोटेंशियल, चिल्ड्रेन में रैपिड मॉर्फिन कन्वर्जन, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, इवन डेथ। इसलिए यूएस यूके में पाइडियाट्रिक यूज पे रिस्ट्रिक्शन है। डाइफिनॉक्सिलेट एंटी डायरियल ड्रग एक्ट्स ऑन इंटेस्टिनल ओपियोइड रिसेप्टर। डाइफिनॉक्सिलेट गट के ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करता है। इंटेस्टिनल मोटिलिटी स्लो हो जाती है, डायरिया रुक जाता है। अब देखते हैं रिस्क क्या हो सकता है। हाई डोज में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, इसीलिए इसमें एट्रोपिन मिलाया जाता है जानबूझ के, क्योंकि पेशेंट ओवरडोज ना करे। अब देखेंगे रियल मिसयूज केस। बिहार में 18 साल का लड़का जो रोज ट्रामाडोल 50 mg 2 टैबलेट लेता था बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, एक दिन उसने कफ सिरप के साथ लिया। सुबह तक बॉडी कोल्ड थी और लिप्स पर्पल। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला लेट हो गया। एक गोली ने उसका पेन तो ले लिया और सिस्टम भी ले गया साइलेंटली। ये ड्रग्स स्केड्यूल H1 क्यों है? हाई एडिक्शन ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर में डोपामिन रश देता है। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, स्पेशली अल्कोहल और सेडेटिव के साथ। लीगल ऑनलाइन सेल्स, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे OTC सेल। लैक ऑफ अवेयरनेस, पब्लिक समझती है कफ के लिए है इसलिए सेफ। जो दवाइयाँ तुम्हें रिलीफ देने के लिए बनी है वो तुम्हारे बॉडी का कमांड सिस्टम बंद कर सकती है। पेन तो चला गया, लेकिन अब पेशेंट की आइडेंटिटी भी गई। अगला ब्लॉक में मिलेगी एक ऐसी दवाई जो टीबी मींस ट्यूबरकुलोसिस के नाम पे दी जाती है, पर लीवर और ब्रेन दोनों को टारगेट करती है। केस फाइल स्केड्यूल H1 पार्ट 3। टीबी ड्रग्स क्योर या केमिकल फायर। आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, पायराजिनामाइड, इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, सोडियम पेरा अमीनो सेलिसाइलेट, रिफाबुटिन, थियासिटाजोन, क्लोफाजिमिन। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी जो ज्यादातर गरीबों तक लिमिट थी, पर ये अब सिटीज, कैप्स, कैफेस में भी घुस चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा डेंजर क्या है? टीबी नहीं, टीबी के दवाइयों का गलत इस्तेमाल। क्योंकि टीबी का ट्रीटमेंट छोटा नहीं होता, 6 से 12 महीने का कोर्स, और अगर उस दौरान डोज मिस हुआ या किसी ने बिना जांच के डोज लिया तो टीबी सिर्फ रेजिस्ट नहीं करेगा, वो बदला लेगा। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये हमारे बॉडी में कैसे काम करता है। आइसोनियाजाइड एक फर्स्ट लाइन बैक्टीरियासिडल एंटी टीबी ड्रग्स है। बॉडी में जाके एक्टिवेट होती है इंजाइम कैट जी से। ये एक्टिवेटेड फॉर्म माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करती है। माइकोलिक एसिड टीबी बैक्टीरिया की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, रिजल्ट सेल वॉल बनता ही नहीं, बैक्टीरिया मर जाता है। आइसोनियाजाइड वॉल ब्रेकर, अगर वॉल ही नहीं बनी तो बैक्टीरिया सस्टेन नहीं कर सकता। अगला ड्रग रिफाम्पिसिन, मोस्ट पावरफुल टीबी ड्रग, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर्स को इनहिबिट करता है। टीबी बैक्टीरिया अपना mRNA सिंथेसाइज नहीं कर पाता, प्रोटीन नहीं बनता, फिर डेथ। रिफाम्पिसिन टीबी के डीएनए के माइक्रोफोन को भी तोड़ देता है, बैक्टीरिया अपनी आवाज खुद नहीं सुन पाता। अगला इथाम्बुटोल, बैक्टीरियोस्टैटिक टीबी ड्रग, एराबिनो गैलेक्टोन सिंथेसिस इनहिबिट करता है। सेल वॉल की स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होती है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, किलर नहीं ब्लॉकर है। अगला ड्रग पायराजिनामाइड, इफेक्टिव इन एसिडिक इन्वायरमेंट लाइक इन्फेक्टेड माइक्रोफेजेस, टीबी के अंदर इंटर होके
पायराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। दिस एसिड डिस्टर्ब एनर्जी मेटाबॉलिज्म। टीबी का एटीपी प्रोडक्शन ही रुक जाता है। अंदर घुसकर टीबी का पेट्रोल टैंक तोड़ता है। अगला ड्रग है इथियोनामाइड एंड साइक्लोसेरिन। सेकेंड लाइन एजेंट्स रेजिस्टेंट टीबी में यूज होता है। इथियोनामाइड माइकोलिक एसिड सिंथेसिस ब्लॉक। साइक्लोसेरिन पेप्टिडोग्लाइकेन सिंथेसिस डिस्टर्ब मीन्स सेल वॉल। जरूरत पड़ती है जब टीबी म्यूटेट कर जाता है। अगला ड्रग्स है रिफाब्यूटिन एंड थियासिटाजोन। रिफाम्पिसिन की तरह आरएनए पॉलीमर्स ब्लॉक करता है। थियासिटाजोन रेयरली यूज्ड, टॉक्सिसिटी कंसर्न। अगला ड्रग है क्लोफाजिमिन, ओरिजिनली एंटी लेप्रोसी ड्रग। टीबी में यूज होती है एमडीआर केस में। रेडॉक्स रिएक्शन डिस्टर्ब करता है। आरओएस जनरेट मीन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट। फिर बैक्टीरिया का डीएनए डैमेज। ये ड्रग्स शेड्यूल H1 में क्यों है? हाई हेपाटोटॉक्सिसिटी लीवर को सेवेरली डैमेज कर सकती है। स्ट्रिक्ट ड्यूरेशन नीडेड, कोर्स अधूरा छोड़ा तो टीबी रेजिस्टेंट कर जाता है। कॉम्बिनेशन रेजिमेन मैंडेटरी, गलती से डोज चेंज हुआ, नेक्स्ट ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। अब हम एक रियल स्टोरी देखते हैं। मुंबई 2022, एक पेशेंट को टीबी हुआ। डॉक्टर ने फुल कोर्स लिखा। 2 महीने बाद उसने ट्रीटमेंट छोड़ दिया क्योंकि सिम्टम्स कम हो गए थे। 6 महीने बाद सेम पेशेंट को वापस टीबी हुआ। इस बार एमडीआर टीबी। 4 दवाइयाँ फेल। उसकी जिंदगी टीबी ने नहीं, उसकी अपनी लापरवाही ने छोटी कर दी। टीबी ड्रग्स के बिना टीबी जीत सकता है और गलत यूज से टीबी म्यूटेट हो जाता है। अगले सीन में मिलेंगे कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स जो सिर्फ एक इंजेक्शन में बैक्टीरिया खत्म कर देते हैं, लेकिन गलती हुई तो तुम्हारा किडनी भी।